अच्छा, मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करने की ऑप्शन नहीं मिल रही, इसलिए मैं लेक्चर लेट हो गया। रिकॉर्ड करने की ऑप्शन शायद कुछ अपडेट हुआ है। शेयर फॉरवर्ड योर क्लिप, शेयर वैसे रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, मशहूर है। यस मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलें ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कोई मसला है? नो मैम। स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक हमने क्या देखा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर को एक सिस्टमैटिक वे में डेवलप करने का तरीका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है। अब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है हमने देखा कि जो सिस्टमैटिक तरीका है उसमें हमने पहले जेनेरिक कुछ फेजेस देखनी कि ये 5 फेजेस हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस में एग्जिस्ट करती हैं। जब प्रोसेस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उस वक्त ये 5 फेजेस अडॉप्ट करनी होती है, इससे गुजरना होता है। फिर हमने देखा डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स थे जो कि डिफरेंट सिचुएशन के लिए बेटर थे। अब हर किसी की कोई ना कोई लिमिटेशन थी जिसको खत्म करने के लिए एक नया मॉडल आता गया। कुछ हमने ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल देखे, कुछ हमने फिर अजाइल डेवलपमेंट की तरफ मूव किया, उसमें से स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमने कर दिया। अब हम मूव कर रहे हैं, जो हमने देखा है कि सॉफ्टवेयर, जो कोई भी सॉफ्टवेयर वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू बन रहा हो, वाटरफॉल से बन रहा हो, स्क्रम से बन रहा हो, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के थ्रू बना रहे हैं, या आप स्पाइरल से बना रहे हैं, उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो की जाती है, उसमें डिजाइन भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होती है। ये सारी फेजेस एग्जिस्ट करती हैं। अब हमने डिटेल में हर फेज को डिस्कस करना है। पहले हमने देखा कि कौन कौन से प्रोसेस मॉडल है जो कि इन फेजेस को डिफरेंट तरह से कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। अब हमने हर फेज को डिटेल में देखना है कि इन फेजेस में होता क्या है। आज के लेक्चर में हम सबसे फर्स्ट स्टेज जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट की, असल में रिक्वायरमेंट्स के कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आई, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहुत ज्यादा फेल होते थे, तो इसलिए इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हुए हमने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई ताकि जो प्रोजेक्ट हैं वो सक्सेसफुल हो सके। इसी तरह हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट जो थी, रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा मसले आते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। रिक्वायरमेंट की मिस्टेक की वजह से जो प्रोजेक्ट हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं मोस्टली। अब जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग लेक्चर में ट्री की एग्जांपल दी थी, ग्रीन कलर का ट्री बना हुआ था जिसमें फर्स्ट फेज में जो क्लाइंट है वो कुछ, उसके माइंड में कुछ और है, वो बता कुछ और रहा है, आगे से एनालिसिस जो टीम है वो कुछ और गेन करती है, वो जाके कुछ और बताती है। देन जो डिजाइन वाले हैं वो कुछ किसी और तरह से डिजाइन उसे कर देते हैं। सो ऑन, जो मिस्टेक होती है इनिशियल रिक्वायरमेंट की स्टेज की, वो थ्रू आउट आगे मूव होती रहती है। ठीक है यहाँ तक। अब हमने कहा कि अगर जो सिस्टमैटिक वे होता है उसके थ्रू जब सॉफ्टवेयर बनते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं। हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग जो है, जो रिक्वायरमेंट गैदर करने का तरीका है, हम उसे भी सिस्टमैटिक वे में करेंगे, एक प्रोसेस। एक बात ये, दूसरा बात कि अगर आपकी कंपनी किसी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट होती है, किसी एक बंदा, हमारी कंपनी में एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है, उसकी वजह से रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होता है, तो खुदा ना खास्ता कल को वो, उसकी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या वो छोड़ के जा सकता है आपकी कंपनी को, तो उस केस में तो आपकी कंपनी फ्लॉप हो जाएगी अगर आपने प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया हुआ। जब आप प्रोसेस को डिफाइन कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपने डॉक्यूमेंटेड वे में लिख लिया कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो रन इसी, उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग इसी प्रोसेस के थ्रू होगी। हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो सिस्टमैटिक तरीका है हम उसको फॉलो करेंगे। रिक्वायरमेंट में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं,
उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है सिस्टमेटिक तरीके से रिक्वायरमेंट को गैदर करें। अब वो सिस्टमेटिक वे क्या होता है, वो ये 7 स्टेप्स हैं, ये 7 टास्क हैं जो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं। इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलैबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। हम वन बाय वन इन सब की डिटेल भी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स की प्रैक्टिस जो होती है उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। आप क्लाइंट के पास गए हैं, क्लाइंट एक तो इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो वैसे ही एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको आप किसी और तरह से इंटरप्रेट करते हो, आपका फ्रेंड किसी और तरह से कर रहा होगा, एक थर्ड पर्सन किसी और तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। मैं आपसे एक वर्ड बोलती हूँ, एक उसका पॉजिटिव एंगल भी होगा, एक नेगेटिव भी एंगल होगा, डिफरेंट तरह से डिफरेंट लोग उसे डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है सबसे पहले। रिक्वायरमेंट्स जब कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट की आपके साथ, तो अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है जब जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर या रिक्वायरमेंट इंजीनियर या जो कंपनी की तरफ से बंदा जाता है रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए, वो बंदा वहां पे जाके जब कस्टमर वाली साइड पे किसी के साथ डील कर रहा होता है, तो उनसे जो रिक्वायरमेंट लेता है उसके अंदर क्या मसला आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग मसला आ सकता है कि वो एक दूसरे को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो बंदा कह कुछ हो रहा होगा, यहाँ की टीम वाला बंदा उसे कुछ और तरह से गेट कर लेगा कि इसका मतलब ये होगा, वो अपने माइंड में जो उसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो वैसे कर लेगा। We have trouble understanding the requirement that we do acquire from the customer. Understanding का मसला आता है। सेकंड पॉइंट क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखी जाती हैं आप रिक्वायरमेंट्स को। अच्छा, मोस्टली क्या होता है, जैसे अगर एलएमएस है फॉर एग्जांपल, एलएमएस मैं आपको कहती हूँ कि इम्प्रूव करना है, एलएमएस में कुछ फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट कौन कौन से यूजर होंगे, यहाँ पे अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, एलएमएस सिस्टम को अगर हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं, तो स्टेक होल्डर्स हमारे स्टूडेंट्स होंगे। फैकल्टी स्टेक होल्डर कौन होता है, कोई भी बंदा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो आपसे बनवा रहा है सॉफ्टवेयर, जो अपडेट करवा रहा है, यूनिवर्सिटी अपडेट करवा रही है, उसके अलावा जो उसे यूज करेंगे, फैकल्टी यूज करेगी, स्टूडेंट यूज करेंगे, मैनेजमेंट यूज करेगी। आपने सबके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं जिनसे आपने रिक्वायरमेंट देनी है। अब आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 5 रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की लिखी हैं, उसके बाद आपने फैकल्टी की कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हैं, देन आपने जाके 12th नंबर पे एक स्टूडेंट की और रिक्वायरमेंट लिख ली है। तो ये अपन क्या होता है कि ये 12th नंबर पे जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसी को आप पहले लिख देते तो स्टार्ट में 5 के साथ ही इम्प्लीमेंट कर देना उससे ज्यादा बेटर था, ज्यादा आसान था। उस वक्त वो काम हो रहा था। डिसऑर्गेनाइज मैनर में कलेक्ट भी की जाती हैं और लिखी जाती हैं और उसके बाद उन्हें उसी तरह से लेके चला जाता है। इसके लिए जरूरी ये होता है कि जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप ऑर्गेनाइज मैनर में एक सेम प्लेस पे लिख लेते हो। और क्या मसला आता है, we spend far too little time verifying what we do record। हम जो रिकॉर्ड करते हैं हम उस पे बहुत वेरीफाई करने पे बहुत कम टाइम लगाते हैं। क्या मतलब है बात का, आप क्लाइंट के पास गए, आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है क्लाइंट से, आपने बात जाके उससे बातचीत की, जो भी रिक्वायरमेंट उसने आपको स्टोरीज की फॉर्म में बताई कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसमें ये चीज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर में ऐसे करना चाहिए, सो ऑन, जो भी चीजें आप कलेक्ट करने के लिए बाद ले आए, यहाँ वापस आके आपने कंपनी में अपने दूसरे कुलीग्स के साथ डिस्कस करके, एनालिसिस करके, डिफरेंट डायग्राम्स बना के उसे अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब दरमियान में यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे जो था, उसके अंदर एक और स्टेप था जिसको वैलिडेट किया जाता है, वेरीफाई करवाया जाता है, आपने वो स्किप कर दिया, आपने कहा जरूरत ही नहीं है। वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे आपने जब आके आपने डिस्कस किया, आपने समझा, उसे अंडरस्टैंड करने के बाद आप दोबारा क्लाइंट के साथ मीटिंग करें, वापस उसके पास जाए, उसके पास जाके आप उन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आप उससे वेरीफाई करवाएं कि क्या अश्योर करने के लिए क्या ये वही चीज है जो आप चाह रहे हो, जो हमने समझा है, क्या ये वही है जो आप चाह रहे हो, मतलब आपके माइंड में जो मीनिंग था हमने ऐसे अंडरस्टैंड किया है कि क्या आप वाकई यही बनवाना चाह रहे हो, आप वेरीफाई कर लेते हो। वेरीफाई करने का क्या मतलब है, एक तो आप जब उसे प्रॉपर फॉर्म में लेके जाओगे तो आप उससे सिग्नेचर ले लेते हो कि यही वो चीज है जो आप बनवाना चाह रहे हो। जब फाइनल आपकी चीज बन जाएगी तो हम इसके अगेंस्ट आपके टेस्ट करवाएंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही हैं,
तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है, और उस केस में आपने पेमेंट करनी है जब हम ये वाली सारी फंक्शनलिटी। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये कहा था, हमने ये वाले मॉड्यूल भी गए थे। उस केस में आप क्या करते हो कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करवा के एक सिग्नेचर ले लेते हो क्लाइंट साइड से कि एक हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि हम इन रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट लास्ट पे रेस्टिंग करेंगे। मोस्टली ये वाला जो स्टेप होता है ये स्किप किया जाता है, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम आता है। We allow change to control us rather than establishing a mechanism to control change. अच्छा, क्या होता है, कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है इंडस्ट्री में? आप लोगों ने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस बने होते हैं, ये में क्या होता है कि जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, क्लाइंट की साइड से कोई बंदा आएगा, वो आके एक बंदा जो डेवलपमेंट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है, उसे जाके कहता है कि ये वाला मॉड्यूल ऐड कर दो, बीच में ये फंक्शन ऐड कर दो। अब उसने ऐड कर दिया, उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं, उसके बाद उसने वो चीज ऐड कर दी। उसकी ऐड करने की वजह से और क्या क्या चेंजेस हुई होंगी उसका कोई आइडिया नहीं, किसी को वो कम्युनिकेट नहीं किया गया। इस तरह की प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री में। तो एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए। जब भी कोई चेंज आए, तो फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को चेंज इन्फॉर्म होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर देन वो एक आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक सेंट्रल एक रेपोजिटरी, जैसे आपकी एक डेटाबेस बनी होती है, उसके सेंटर में एक डॉक्यूमेंट पड़ी होती है जो कि सबको कम्युनिकेट की होती है, सबके पास उसका लेटेस्ट वर्जन ताकि अवेलेबल हो। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास चेंज आता है, देन वो चेंज देखा जाता है कि क्या हम ये चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, हो सकता है बहुत छोटा सा चेंज हो तो आप कोई टाइम या कास्ट में चेंज किए बगैर ही उसे एक्सेप्ट कर लें, या हो सकता है कि वो चेंज इतना बड़ा हो कि आपकी उसकी वजह से स्केड्यूल भी चेंज हो रहा हो, उसकी वजह से कास्ट भी इफेक्ट होती हो, तो देन आप कास्ट एनालिसिस करते हो और उसके बाद उन्हें कह देते हो कि ये वाला हम चेंज कर तो देंगे, लेकिन इसकी वजह से आपकी इतनी कास्ट ज्यादा होगी और इतना प्रोजेक्ट जो पहले आपने एग्रीमेंट किया था उसके अंदर इतना टाइम ज्यादा लगेगा और ये कास्ट ज्यादा लगेगी। उस केस में आप वेरीफाई करवा लेते हो, उनसे कह देते हो, या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दी और जब आप स्टार्ट हो गई ये बिल्डिंग बनना, उसके बाद क्लाइंट आके कहता है कि बेसमेंट ऐड कर दो, तो वो तो एक दफा आपने स्टार्ट में एक बेसिक आर्किटेक्चर को ही आप चेंज करवा रहे हो, तो वो इम्प्लीमेंट करना उस केस में पॉसिबल नहीं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उस केस में हमें पॉसिबल नहीं, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। एक चेंज आया है तो चेंज आने की सूरत में आप एक्सेप्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट। कास्ट या स्केड्यूल में चेंज किए आप चेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, कास्ट और स्केड्यूल में चेंज करके यहाँ आप चेंज सिंपली रिजेक्ट भी कर सकते हो। आपके पास एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए। सीसीबी वर्ड यूज होता है चेंज कंट्रोल बोर्ड के लिए, तो हमारे पास एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए जो कि वेरीफाई करे जब भी कोई चेंज आए तो चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू आए, जो कि प्रॉपरली वेरीफाई करे, वेरीफाई करके वो सारी पार्टीज को कम्युनिकेट कर दे, क्योंकि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है उसी पे सारे टोटल पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो उसकी फाउंडेशन होती है। टेस्टिंग टीम उसी को यूज कर रही होती है, इम्प्लीमेंटेशन टीम उसको देख के इम्प्लीमेंटेशन कर रही होती है, डिजाइन टीम उसको देख के डिजाइन बना रही होती है। तो हमारे पास टोटल जो चीज होती है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है, तो वो सबको अपडेटेड वर्जन उसका कम्युनिकेट होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वी फेल टू एस्टैब्लिश सॉलिड फाउंडेशन। डेफिनेटली अगर ये सारी चीजें आप सही तरह से नहीं कर रहे होगे, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग का मसला होगा, डिसऑर्गेनाइज मैनर में होगी, वेरीफाई नहीं की होगी, चेंज प्रॉपरली चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू नहीं आया होगा, प्रॉपरली हर बंदे को कम्युनिकेट नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपकी जो बेसिक एक जो रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंट होती है वो आपकी फाउंडेशन बना रही होती है सबसीक्वेंट एक्टिविटीज के लिए। तो आपकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं होगी तो आपका आगे कैसे काम सही चलेगा। मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर्ग्यू, अच्छा इन चीजों के रिस्पांस में कुछ डेवलपर्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं समटाइम्स जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर, आपकी क्लास में से भी कुछ प्रोग्रामर्स होंगे जिनको इतना ज्यादा शौक होता है डेवलपमेंट करने का कि उनको लगता है कि स्ट्रेट वे वो जो आपकी डेवलपमेंट होती है उसमें हो। आपको क्लास में प्रोजेक्ट्स मिलते होंगे जैसे क्या आपने ऊप पढ़ा है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें आपको असाइनमेंट मिलती है क्लास में। आपने कभी भी नहीं देखा होगा असाइनमेंट, आप उसको एनालाइज करें, उसकी डायग्राम बनाएं, उसका सूडो कोड लिखें, फिर प्रोग्राम करें, आप डायरेक्टली उसको कोड करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत जगह क्या होता है मोस्टली आपका क्या जो कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग करने का इतना शौक होता है, आप
जल्दी से बीएस जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो उस वक्त आप मूव कर जाते हो कि आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपके माइंड में एक सिर्फ कंसेप्ट होता है, कोई भी चीज आपके पास आ गई आप स्ट्रेट पे मूव कर जाए इम्प्लीमेंटेशन कोड करने में, आप इन चीजों को वो ख्याल नहीं रखते। मोस्टली एक रीजन ये भी होती है रिक्वायरमेंट में मिस्टेक, प्रॉब्लम्स आने की, प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होने की, कि स्ट्रेट अवे ये सारे टास्क किए ही नहीं जाते, तो डायरेक्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट्स वो ये देते हैं कि जब हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा। बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी, पहले इतनी क्लियर नहीं होती रिक्वायरमेंट, जब हम बिल्ड करते हैं तो क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट में है कि पहले कुछ एक दो आइट्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाएंगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को भी और सबको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन फिर अगेन ये पॉइंट है, अगर आप एक से दो आइट्रेशन कर लेते हो, दो तीन आइट्रेशन करने के बाद आपके पास चेंज आता है जो कि मेन चेंज आपके आर्किटेक्चर को अफेक्ट कर रहा है, इनिशियल आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं की, आपने प्लानिंग नहीं की, आपने उस पर बिल्कुल एफर्ट पुट नहीं की और आपके पास बाद में एक चेंज आता है जिसकी वजह से आपका टोटल आर्किटेक्चर चेंज होना पड़ता है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है उस केस में। थिंग्स कैन सो रैपिडली चेंज। अच्छा, द बॉटम लाइन प्रोड्यूसिंग। अच्छा, लास्ट ये दो पॉइंट जो है आपने प्रोसेस पढ़े हैं, अजाइल डेवलपमेंट। अजाइल डेवलपमेंट को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग ये कहते हैं, वो ये लास्ट दो पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स हैं, इनमें से लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं अजाइल डेवलपमेंट वाले जो लोग हैं वो इसकी फेवर में होते हैं। वो ये कहते हैं कि क्योंकि चेंज आना है, इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करना इतना प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में से काम करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, टाइम वेस्ट करने की वजह से है, हमें जरूरत नहीं है। दूसरा कि बॉटम लाइन इज प्रोड्यूसिंग वर्किंग, कि अल्टीमेट हमारा एम तो एक सॉफ्टवेयर वर्किंग प्रोग्राम बनाना है, तो हमारी बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है। जो अजाइल को सपोर्ट करते हैं वो ये बिलीव करते हैं somehow इन पॉइंट्स के अंदर, ये सारा जो है डेवलपर बिलीव करते हैं। एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या पॉइंट है, डेवलपर का इतना ईगर होता है कोडिंग करने का, वो डायरेक्टली मूव हो जाते हैं उसकी तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। दूसरा क्या पॉइंट है कि वो कहते हैं कि जब हम स्टार्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट पे अर्ली आइटरेशन देंगे तो चीजें अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि चीजें इतनी चेंज होनी है तो हम रिक्वायरमेंट नहीं करते ही नहीं है, और अल्टीमेट एम जो है हमारा प्रोग्राम देना है, तो हमारी ये बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी हैं। ये सारे पॉइंट के अंदर कुछ सच एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत छोटे प्रोजेक्ट के लिए। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, क्लास के प्रोजेक्ट्स आपके हैं, जैसे आपको एक असाइनमेंट मिलती है, एक प्रोग्राम बनाने के लिए मिलता है, तब तक के लिए जो तो ये ठीक है, आप उसको रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग करने के बगैर, आप डिजाइन बनाने के बगैर वो चले जाते हैं। लेकिन जैसे प्रोजेक्ट की साइज कंप्लेक्सिटी बढ़ती है तो ये वाली टेक्निक फेल हो जाती है, आप उस वे में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब आपका साइज बड़ा हो जाता है प्रोजेक्ट का। जी उसामा। मैम जब हमें क्लाइंट की समझ आ गया कि क्लाइंट हमारा एलएमएस बनाना चाह रहा है और एलएमएस में उससे ये चीज़ चाहिए, तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट कोड ही करेंगे फिर। सॉरी बेटा, क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैम मैं कह रहा हूँ जब क्लाइंट ने हमें बता दिया कि एलएमएस मुझे चाहिए और एलएमएस में हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हमें ये रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो डायरेक्ट कोड ही करेंगे ना फिर। नहीं बेटा, यही तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि जब बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं तब तक के लिए कुछ हद तक ये बात ठीक होती है कि 1 महीने का प्रोजेक्ट है, 2 महीने का, 3 महीने का प्रोजेक्ट है, तो इस कुछ हद तक सच्चाई है कि आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे आप कंपनी में, जैसे बाद में जॉब करोगे, किसी अच्छी कंपनी में जाते हो, तो वहां पे जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट बहुत लेंथी ईयर्स पे चलते हैं, उनमें चेंजेस बहुत ज्यादा आती हैं। अब एक भी, जैसे आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, आपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, आपने लास्ट पे, मैं आपसे छोटी छोटी प्रॉब्लम बताती हूँ आपको। आपसे क्लाइंट बाद में आके कहता है ये ऐड कर दो, और आपने एग्रीमेंट में वेरीफाई नहीं किया हुआ, आपने रिक्वायरमेंट को वेरीफाई नहीं किया हुआ, आपने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, आपने सिग्नेचर नहीं लिए हुए, उस केस में क्लाइंट कहता है ये ऐड कर दो। आप कहाँ पे कहोगे कि इतने पैसों में मैं ये नहीं ऐड कर सकता? आप कैसे कहोगे? आप लास्ट पे किस बेस पे कहोगे कि ये वाली रिक्वायरमेंट थी और हमने सारी फुलफिल कर दी, हमें पेमेंट करो? आप क्लाइंट को ये कह नहीं सकते, क्लाइंट कहेगा मैंने तो और भी रिक्वायरमेंट करी थी, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, मैंने नहीं पे करना। ठीक है मैम।
मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, छोटे वो प्रोजेक्ट के लिए तो छोटे हम प्रोजेक्ट के लिए कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस रखनी चाहिए, आपको अडॉप्ट करना चाहिए कि आप हर चीज के लिए एक सिस्टमैटिक वे से करें। अगर आप जैसे असाइनमेंट बना रहे हैं, आप सिस्टमैटिक वे से असाइनमेंट बना के देखें और हैphazard मैनर में वैसे बना के देखें, आपको डिफरेंस उसमें समझ आ जाएगी। छोटे प्रोजेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट समहाउ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं रहता। अगर एक साइज बड़ा है, उसके बाद चेंज आता है, चेंज कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं किया जाता, बाद में कुछ लोगों को बता दिया गया है, उन्होंने वो मॉड्यूल ऐड कर दिया है और बाद में दूसरे लोगों को पता नहीं है, टेस्टिंग वाली टीम को पता नहीं है। टेस्टिंग वाली टीम कैसे टेस्ट केस बनाएगी, टेस्टिंग कैसे होगी अगर रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं पड़ी हुई, उसके अंदर वो चेंज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, उसके देन उसका टेस्ट केस कैसे बनेगा? टेस्ट केस टेस्टिंग टीम किसको देख के बनाएगी अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगी? तो ठीक है मैम। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कब स्टार्ट हो जाती है? जब आप कम्युनिकेट करते हो और जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, ये मॉडलिंग तक रहती है। जैसे आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के बाद वहां से सबसे पहले तो आपकी एक इनिशियल कम्युनिकेशन होती है हेलो हाय की फॉर्म में, और आप एक फ्रेंकनेस लेवल बिल्ड करते हो। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करते हो कि किन किन लोगों से, जैसे एलएमएस सिस्टम बिल्ड करना है तो आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, तो आपने पूरी पूरी यूनिवर्सिटी के हर बच्चे से तो रिक्वायरमेंट नहीं लेनी, आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव उठाओगे, फैकल्टी के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोगे जिनसे रिक्वायरमेंट आपने लेनी है। अब उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे जो आपने रिक्वायरमेंट लेनी है, आपने किन लोगों से लेनी है, आपने उनके साथ एक बिल्ड करना है, रैपिड बिल्ड करनी है, फ्रंट लेवल बनाना है। फिर उसके बाद आप उनसे कम्युनिकेट करके रिक्वायरमेंट एलिसिट रिक्वायरमेंट उगलवाते हो, आप फाइंड आउट करते हो कि वो एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं। तो ये स्टार्ट वहीं से हो जाती है। फिर उसके बाद उन रिक्वायरमेंट को आप वापस आके अपनी कंपनी में एनालाइज करते हो। एनालाइज करते कैसे हो? डिफरेंट तरह के मॉडलिंग करते हो, यूज केस डायग्राम बनाते हो, डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हो, एक्टिविटी डायग्राम बनाते हो, डिफरेंट तरह की डायग्राम बना के आप उसे एक्सपेंड करते हो, आप अपना विजन बढ़ाते हो कि अच्छा ये चीजें पॉसिबल है। देन दोबारा जब आपको क्लियर हो जाती है, आप दोबारा क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हो, जाके वेरीफाई करवाते हो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तुम ये चाह रहे हो, क्या यही वो चीज है जो आप चाह रहे हो? फिर वो उस पर कह देता है कि हाँ ये चीज है, या वो उसे कोई मसला होता है तो वो इतराज कर देता है, और उसके बाद आप उस एग्रीमेंट पे साइन ले लेते हो कि यही चीजें हैं जो आप चाह रहे हो। अच्छा, ये एक ब्रिज, जैसे हम डिफरेंट डायग्राम्स भी बना रहे हैं ना, तो डिफरेंट डायग्राम जब हम एनालिसिस स्टेज में बनाते हैं, जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बनाते हैं, तो देन आपके जो डिजाइन वाली चीज है उसको सपोर्ट मिल जाती है। ये डिजाइन और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दरमियान एक ब्रिज बन जाता है जो एनालिसिस फेज होती है। Requirement engineering allows the requirement engineer to examine the context of software work, specific needs that the design and construction must address, order in which work is to be completed, information, function and behavior that will profound effect on the result and design. Requirement engineering जो है वो क्या कहती है कि आपने कॉन्टेक्स्ट किसमें सॉफ्टवेयर ने काम करना है। अच्छा, एक बात, सबसे पहले आप क्या करते हो? क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट से मिलते हो, हेलो हाय जो भी आपने उसके साथ बिल्ड रैपिड की, आपने फाइंड आउट करना है कि आपका क्लाइंट है कौन। इनिशियल आपको आइडिया हो जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर, जैसे मैं एलएमएस की एग्जांपल दे रही हूँ, आपने एलएमएस सिस्टम को इम्प्रूव करना है, आपको इनिशियल आइडिया है कि आपने क्या बनाना है। आपने उस तरह की और प्रोडक्ट्स देखी हुई है, जैसे होटल कोई आपको कहता है मैंने अपने होटल की एक वेबसाइट बनानी है, आपने उसकी वेबसाइट नहीं है लेकिन उस तरह की और वेबसाइट तो एग्जिस्ट करती है ना। इनिशियल जब आप क्लाइंट के पास जाने लगे, उससे पहले आप आइडिया एक गेन करके जाते हो, अपने माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बना के जाते हो कि एक्चुअल में वो बनवाना क्या चाह रहा है। उसके बाद इनिशियल आप अंडरस्टैंडिंग के बाद क्लाइंट से मिलने गए हो, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आप इलिसिट करके लेके आए हो, देन आप एनालाइज करके दोबारा क्लाइंट के पास जाके वेरीफाई करते हो कि यही तुम चाह रहे हो ना। तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है जहां पे वो चीज यूज होनी है। आपने जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है वो देखता है कि नीड्स कौन सी हैं, किस आर्डर में आपने फुलफिल करना है, और
कौन से फंक्शन बिहेवियर क्या परफॉर्म करना चाहिए उसको सॉफ्टवेयर को। अभी तक हमने देखा है कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम कौन कौन से है, अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है, डिसऑर्गेनाइज मैनर में होती हैं, डेवलपर्स कोशिश करते हैं कि जल्दी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दे, वो क्योंकि चेंज होना है, वो कहते हैं चेंज होना है तो हमें इतना लेंथी काम करने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेट हमें वर्क प्रोडक्ट देनी है तो हम उस पर फोकस करें, बाकी चीजें करनी है। सो ये सारे इश्यूज की वजह से वो कहते हैं कि हमें लेंथी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कहा है कि छोटे प्रोजेक्ट के लिए समहाउ ये बातें ठीक भी हैं, लेकिन बड़े जैसे जैसे प्रोजेक्ट की बड़े होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा मसले क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से हमने कहा कि इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। अब वो सिस्टमैटिक तरीका क्या कहता है कि हम रिक्वायरमेंट को इन 7 स्टेप्स से गुजर के फाइनलाइज करते हैं। वो 7 स्टेप्स क्या है? इंसेप्शन, elicitation, elaboration, negotiation, specification, validation and requirement management। ये 7 स्टेप्स आपके रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होगी जो इन 7 स्टेजेस से गुजर के आप कलेक्ट करोगे। अच्छा, मैं पहले आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हर टास्क में क्या होता है, बाद में इसकी डिटेल बताती हूँ। इंसेप्शन है एक टास्क। इंसेप्शन में मेनली आपका क्या मकसद होता है? आपने क्लाइंट से मिलना है, क्लाइंट के साथ आपका हेलो, आपने अंडरस्टैंड, आपने फाइंड आउट करना है क्लाइंट कौन है, कौन सिस्टम बनवा रहा है मतलब किसने आपको पे करना है, पैसे किसने देने हैं, किसने इसको यूज करना है, कौन यूजर होगा। आपने फाइंड आउट करना है मुझे रिक्वायरमेंट किससे कलेक्ट करनी चाहिए, अगर ये सिस्टम बन जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब अगर मैं कहती हूँ एलएमएस सिस्टम इंप्रूव करना है तो एलएमएस सिस्टम अगर इंप्रूव हो जाएगा तो क्या फायदा होगा, ये चीज आपने देखनी है। इंसेप्शन की स्टेज पे आप क्या करते हो, यहाँ पे इस स्टेज पे आपने फाइंड आउट करना है क्लाइंट कौन है, बनवा कौन रहा है, यूज किसने करना है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है सिस्टम का, और आपने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। यहाँ तक आप रिक्वायरमेंट को इलिसिट नहीं कर रहे, जस्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हो, क्लाइंट साइड पे जाते हो, क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो, फाइंड आउट करते हो कि मुझे किससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है, कौन कौन से यूजर्स है, टेक्स्ट है, ये सारी बातें। यहाँ पे आप एक्चुअल जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है वो इलिसिट नहीं कर रहे होते, सिर्फ आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। सेकंड स्टेज आती है इलिस्ट्रेशन की। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट जो बनाने जा रहे हो आप उसकी रिक्वायरमेंट इलिसिट करनी होती है। इलिसिट का क्या मतलब है? बुलवाना। आपने क्लाइंट के माइंड से फाइंड आउट करना है कि वो असल, जैसे आपको ग्रीन वो ट्री की एग्जांपल दी थी, उसमें उसके जहन में कोई और बात थी लेकिन वो एक्सप्लेन जो कर रहा था वो भी किसी और तरह से कर रहा था। यहाँ पे आपने करना है कि आप जो बनवाना जो चाह रहा है उसके माइंड में जो चीज है वो आपने फाइंड आउट करनी है। इलिस्ट्रेशन, यहाँ इलिस्ट्रेशन में भी डिफरेंट टेक्निक्स होंगी जो यूज होती हैं, जैसे कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। आप डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। जैसे इथनोग्राफी की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एथनोग्राफी क्या होती है कि रिक्वायरमेंट्स, जैसे अगर मैं यहाँ पे आके आपको देखती हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो आप डिफरेंट तरह से बिहेव करोगे। आप जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप किसी के सामने खाना खा रहे हैं तो आप डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। अगर आप अकेले में खाना खा रहे हैं तो किसी के सामने आप बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाना खाओगे, अकेले खा रहे हो तो वो आपको खाने का स्टाइल और होगा। सेम उसी वे में अगर एक काम आप किसी के सामने करना है या किसी को प्रेजेंट करना है तो आप बहुत बिहेव करते हो कि हम बहुत सिस्टमैटिक वे में हम ये अडॉप्ट करके करते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस वो नहीं होती, एक्चुअल नीड्स वो नहीं होती। इस तरह से अगर आपको मैं यहाँ आके एज ए टीचर आपको ऑब्जर्व करती हूँ तो आप डिफरेंट बिहेव करोगे, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपके यहाँ पे आती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं भी किसी और बैच की वो फलां बैच की स्टूडेंट हूँ और मैंने आपके साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है, मैं आपके साथ कैफे जा रही हूँ, आपके साथ सारा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, असाइनमेंट बना रही हूँ, तो आप डिफरेंट तरह से बिहेव करोगे, आपका डीलिंग का स्टाइल डिफरेंट हो। देन उस कंडीशन में जब मैं रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करूंगी तो वो एक्चुअल आपकी नीड्स होंगी, वो नीड्स एक्चुअल आपको रिप्रेजेंट कर रही होंगी, बजाय इसके कि यहाँ पे आके कोई ऑब्जर्वर खड़ा होके आपको ऑब्जर्व करे तो डेफिनेटली आप डिफरेंट तरह से बिहेव करने लग जाओगे। वो एक्चुअल नीड्स नहीं होंगी। जब आपके साथ कोई बंदा रह के आपकी तरह का खाना खा रहा है, आपके साथ घूम फिर रहा है, तो वो एक्चुअल आपकी नीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो वो नीड्स फाइंड आउट करेगा।
ये एक वे है एथनोग्राफी रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करने का। इसके अलावा और भी बहुत सी तकनीक होती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो हम जब इसकी डिटेल करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे इंसेप्शन में क्या हो गया कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, रजिस्ट्रेशन में हम क्या है एक्चुअल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, एलेबोरेशन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हम कलेक्ट करके आ गए हैं वापस, हम अपनी कंपनी पे अपनी साइट पे आ गए हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट जो इलिसिटेशन की स्टेज पे हमने इलिसिट की, वो हम वापस लाके एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब एनालाइज कर रहे हैं, हम उनको समझने के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। अब बहुत सी अब यूजर ने कहानियों की सूरत में आपको बताई होगी, सिनेरियोज बताए होंगे, अच्छा मेरे सिस्टम में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अच्छा सब उनको आइडिया नहीं होता, वो कह देगा अच्छा मेरी उस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। वो जो कनाडा का एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, कनाडा का XYZ कोई होटल है, मेरी वेबसाइट उस होटल की तरह की होनी चाहिए, या ये वाला फंक्शन उस होटल की उस वेबसाइट की तरह का होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे आके इस तरह से वो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, आपने यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना है, एक्सपेंड करना है, डिफरेंट डायग्राम्स बनानी है। इस स्टेज पे आप यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग करते हैं, क्लास डायग्राम, यहाँ पे आप वो चीज बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे जितनी भी डायग्राम्स बनती हैं वो प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से बनती हैं, मींस आपने सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, आपने बेसिक प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट की स्टेज पे हम रिक्वायरमेंट पे रह रहे हैं, हम सोल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर रहे। एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट होना है वो हम डिजाइन की स्टेज पे जाके देखेंगे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन, तब जो डायग्राम हम बनाएंगे वो हम डिजाइन इंप्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की स्टेज में रहते हुए जितनी डायग्राम हम बनाएंगे वो हम रिक्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हुए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह से बना रहे होंगे। प्रॉब्लम को एक्सपेंड करके ये स्टेप्स, इन स्टेप्स में काम होगा, हम इसी को एक्सपेंड करके देख रहे होते हैं। यहाँ पे उसको एक्सपेंड किया जाता है, एलैबोरेट किया जाता है डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, एक्सपेंड करने के बाद निगोशिएशन। निगोशिएशन क्या होती है, जैसे दो पार्टीज के अंदर निगोशिएशन हो रही है। निगोशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? निगोशिएशन क्या होती है पता है? निगोशिएशन में क्या होता है कि जैसे दो पार्टीज हैं, एक आप बैठे हुए हो, एक आपका क्लास फेलो बैठा हुआ है। आप कह रहे हो एक प्रोसेस को कि ये फॉर एग्जांपल आप एज ए स्टूडेंट बैठे हो, एक मैनेजमेंट का बंदा बैठा है, आप कहते हो कि कोर्सेज रजिस्टर करने देने चाहिए विदाउट फी पेमेंट। आपका एक कंसर्न है कि आप चाह रहे हो कि मुझे कोर्सेज जो है फी की पेमेंट के बगैर रजिस्टर हो जाने चाहिए। मैनेजमेंट वाला बंदा कह रहा है कि जब तक फी पे नहीं करेंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती नेक्स्ट सेमेस्टर की। अब दो बंदे दो रिक्वायरमेंट्स के अंदर कंफ्लिक्ट है। फॉर एग्जांपल हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, आप कहते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है कोर्सेज की वो फी की पेमेंट के बगैर हो जानी चाहिए, और जहां पे मैनेजमेंट वाला बंदा कह रहा है कि वो नहीं होनी चाहिए। उस केस में दोनों को एक पॉइंट पे लेके आना जहां पे सम मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन, दोनों पार्टीज को कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसको हम कहते हैं कि हमने दोनों में निगोशिएशन करवा के एक कंसेंसस कर दिया है, कि हम एक रिकॉन्साइल कर दिया है, हमने एक दरमियानी सिचुएशन पे उसे ले आया है जिन्हों पे दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है जिनमें कंफ्लिक्ट आ जाते हैं, जिसमें एक पार्टी कहेगी ये होना चाहिए, दूसरी पार्टी कहेगी, आपकी क्लास में बहुत से लोग होते होंगे, जब एक ग्रुप कहता है कि इस तरह से काम होना चाहिए, दूसरा कहता है इस तरह से होना चाहिए। अब दोनों की जहां पे कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आएंगी, दोनों की रिक्वायरमेंट्स कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करके एक सिचुएशन पे ले आना जो होता है वो निगोशिएशन होता है। अच्छा, निगोशिएशन जब हमने रिक्वायरमेंट एलिसिट भी कर ली, एलैबोरेट भी कर ली, एक्सपैंड कर ली, अंडरस्टैंड कर ली, उसके बाद हमने देखा कि कुछ चीजों में कंफ्लिक्ट है, हमने निगोशिएशन की स्टेज पे आके दोनों के दरमियान कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। उसके अलावा हमने क्या किया, प्रायोरिटाइज कर लिया, कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि क्लाइंट को जल्दी चाहिए, कौन सी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी है जो कम इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज कर लिया, कौन सी रिक्वायरमेंट पहले इटरेशन में चाहिए, दूसरी में चाहिए, तीसरी पे चाहिए। देन उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन। जब हमने यहाँ तक हमने एलिसिट भी कर लिया, एलैबोरेट भी कर लिया, निगोशिएट भी कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, अब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि हम उसे राइट कर सके।
IEEE का फॉर्मेट यूज होता है SRS के लिए। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, शायद मैंने आप लोग को IEEE का फॉर्मेट पढ़ने के लिए दिया हुआ है SRS का। आपने क्या करना है, सर्च करना है IEEE का फॉर्मेट, SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का टेम्पलेट होगा IEEE का। आपने उसे सर्च करके डाउनलोड करना है और उसको गो थ्रू उसमें से करना है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पता चले, मतलब सिर्फ आपने उसमें से गो थ्रू करना है। आपको पता हो कि उसमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, हेडिंग क्या क्या है और उस हेडिंग के अंदर क्या आएगा। मैम क्या IEEE का करना है? IEEE का फॉर्मेट जो SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आपने वो डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने देखना है कि उसमें मेन कौन कौन से पोर्शन है, हेडिंग कौन कौन सी हैं, और उसके नीचे लिखा होगा कि इस हेडिंग के अंदर क्या चीज लिखी जाती है, क्या चीज आती है। आपने जिस हद तक उसे समझ आती है आपने उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ओके। वो एक टेम्पलेट है रिक्वायरमेंट लिखने का। जो यहाँ पे इस स्टेज पे हम बात करते हैं, कर रही हूँ, यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। मींस जहां तक हमने जो रिक्वायरमेंट, सब कुछ हमने रिक्वायरमेंट एलिसिट की, एलैबोरेट की, डिफरेंट डायग्राम बनाई, निगोशिएशन करके हमने फाइनलाइज कर लिया चीजें, अब हम उसको टेम्पलेट में डाल देते हैं। अब IEEE एज ए स्टूडेंट आप IEEE का टेम्पलेट फॉलो करोगे। कंपनी जैसे आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब करने जाती हो तो डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंट टेम्पलेट को फॉलो कर रही होती हैं। मेनली क्या होता है कि आप IEEE के फॉर्मेट को लेके उसमें से कुछ चीजें निकाल देते हो जो आपको लगता है कि ये जरूरी नहीं है या आपके प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत नहीं है, तो डिफरेंट कंपनीज ने कुछ पोर्शन निकाल के अपना एक टेम्पलेट डेवलप कर लिया होता है, कस्टमाइज कर लिया होता है। उसी टेम्पलेट में से डिफरेंट पोर्शन को निकाल के अपना टेम्पलेट बना लेती हैं। आपने इस कोर्स के लिए और इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है आपका, उसमें भी आप बनाते हो, उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आपने IEEE के फॉर्मेट को ही फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने SRS बनानी है। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है उसमें हम क्या करते हैं, हमने जो रिक्वायरमेंट, जो IEEE का फॉर्मेट है उसके अंदर जितने भी पोर्शन होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट, कॉन्स्ट्रेंट्स, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। जब हमने ये टेम्पलेट के अंदर ऐड कर दी, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन गई है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन गई है। अब वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लेके हम क्लाइंट के पास जा रहे हैं वेरीफाई करवाने के लिए। उसको कहते हैं वैलिडेट करना। वैलिडेटिंग के में क्या होता है, हम वो रिक्वायरमेंट लेके क्लाइंट के पास गए हैं और क्लाइंट से कहा है कि हमें हम कहते हैं भाई ये चीजें हमें समझ आई हैं कि तुम ये बनवाना चाह रहे हो प्रोजेक्ट में, क्या यही चीजें हैं जो आप यही वो चीजें हैं जो आप बनवाना चाह रहे हो, या अगर वो कोई मसला होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो बता देता है। अगर आपको क्लियर होता है कि वो यही चीजें बना लेता है तो उस डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर ले लेते हो, आप साइन ले लेते हो कि ये सारे जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस मैं इतने टाइम में इतनी कास्ट में आपको बना के दूंगा, और उस पे आप सिग्नेचर ले लेते हो। ये हमारे पास वैलिडेट हो जाता है। वैलिडेट होने के बाद लास्ट पे पॉइंट आपका आता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है, रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चीज आपकी वैलिडेट हो गया, उसके बाद जैसे R1 से R10 आपके पास 10 रिक्वायरमेंट है, ये सारा प्रोसेस हो गया। R3 के अंदर बाद में क्लाइंट को लगा है मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने R3 को चेंज करवाना है, उसका अगला वर्जन आ जाएगा R3.1, अगला वर्जन आ जाएगा। हम कहते हैं कि कंपनी में हमेशा चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि रैंडमली कोई भी ला के चेंज को आपको ना दे दे कि आपने ये चेंज करना है, चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए। जब भी वो कोई चेंज आए वो उसके थ्रू आपको एग्जिस्ट प्रॉपरली चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू आए, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाए और देन अगर वो चेंज एक्सेप्ट करना है तो वो प्रॉपर एक चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू सबको कम्युनिकेट कर दिया जाए। इम्प्लीमेंटेशन टीम को, डिजाइन टीम को, टेस्टिंग टीम को, सबको वो कम्युनिकेट कर दिया जाए। अब मैनेजमेंट क्या करती है, ये डिफरेंट तरह, एक एग्जांपल जैसे मैं दे देती हूँ, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाती है। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है कि वो एक टेबल बना लेती है। टेबल के अंदर लिखा होता है कि जैसे R1 है, टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, R1 से R10 तक है। R1 जो है वो उसकी वजह से यूज केस 1 बन रहा है, एक्टिविटी डायग्राम 1-2 बन रही है, क्लास डायग्राम को इफेक्ट कर रही है, आर्किटेक्चर को इफेक्ट कर रही है, और ये रिक्वायरमेंट अप्रूव हो चुकी है।
किस बंदे ने दी थी, इसका सोर्स कौन है, किसकी तरफ से ये रिक्वायरमेंट आई थी, ये सारी चीजें उस टेबल में मेंशन होती हैं। ये यहाँ मैं आगे जाके आपको ये टेबल दिखाऊंगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में हमने ये बात की हुई है। तो हम अब अगर ये सारा टेबल के अंदर मेंशन है, तो अगर कोई चेंज आता है, जैसे R3 में अगर चेंज आया, R3.1 नई रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने चेंज कर दिया है, तो आप ये टेबल में से देख के कह रहे थे अच्छा ये तो मेरे आर्किटेक्चर को अफेक्ट कर रही है, और आर्किटेक्चर के चेंज की वजह से हमारा तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कॉस्ट लग जाएगी बहुत ज्यादा। तो उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो मुझे कितनी कॉस्ट, कितनी एफर्ट, कितना इंक्रीज होगा, इसमें स्केड्यूल कितना इंक्रीज होगा, ये आपका डिसाइड करना आसान हो जाता है। अच्छा, ये सारी 7 स्टेजेस जो है रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलती रहती है। जब तक आपका प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, जब तक आपने जो सॉफ्टवेयर डिलीवर किया है वो चल रहा है, इवन डिप्लॉयमेंट के बाद भी क्लाइंट आपको चेंज करने को कह सकता है। डिप्लॉयमेंट के बाद वो कोई नया मॉड्यूल ऐड करने के लिए कहता है, वो प्रीवियस मॉड्यूल में चेंज करने के लिए कहता है। तो रिक्वायरमेंट जो मैनेजमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर चल रही होती है। इवन जब वो डिप्लॉय हो चुका होता है, अगर वो वर्किंग फॉर्म में है तो वो चल रही है। अब उस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये सारी फेजेस जो होती हैं वो सीक्वेंशियल नहीं है। ये नहीं है कि इंसेप्शन खत्म होगी तो इलिस्ट्रेशन होती है, इलिस्ट्रेशन खत्म होगी तो एलैबोरेशन होनी है। ये सारी पैरेलल चल रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने मीटिंग की, आपने हाउनर क्लाइंट से आपने कुछ रिक्वायरमेंट एलिसिट, 5 रिक्वायरमेंट एलिसिट हो चुकी हैं, मीनवाइल आप उन रिक्वायरमेंट को डायग्राम बना के एलैबोरेट करना शुरू कर देते हो, और उस दौरान और रिक्वायरमेंट भी एलिसिट कर रहे हैं। उसके बाद अगली आपकी कुछ रिक्वायरमेंट निगोशिएट, कुछ कंफ्लिक्ट आ गए थे, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व भी किया जा रहा है, मीनवाइल आप उसको राइट भी कर रहे हो, टेम्पलेट के अंदर भी डाल रहे हो, टेम्पलेट की कुछ पोर्शंस की फिलिंग भी कर रहे हो। तो ये सारे काम पैरेलल हो रहे होते हैं। और जो मैनेजमेंट वाला है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, वो इंसेप्शन स्टेज से स्टार्ट हो गए थ्रू आउट द लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर की रहता है, चलता है रहता है। मैम एक दफा स्पेसिफिकेशन दोबारा बताइएगा। अच्छा, ये 7 स्टेजेस हैं जो कि थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल ऑफ ये 7 स्टेजेस हैं जो कि जिनके थ्रू अगर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट अच्छी, करेक्ट, कंसिस्टेंट, जिनमें एम्बिग्यूटी नहीं होगी, अनएम्बिगियस, और एक ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वजह से हम लेटर स्टेजिंग में कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगे, जो कि ट्रू क्लाइंट की नीड्स को रिप्रेजेंट करती होंगे। अच्छा, स्पेसिफिकेशन, आपके पास एक टेम्पलेट है, मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दिया है कि आपने ये फिल करना है, इसमें सारी चीजें ऐड करनी है। आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है फॉर एग्जांपल, उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट आपने लिखनी है, ये सारी चीजें आपने फिल करनी है। एक टेम्पलेट है, उसके अंदर 5 पोर्शन है, 5 हेडिंग है, 5 हेडिंग के अंदर आपने सब हेडिंग्स है कुछ, उन हेडिंग के अंदर आपने अपने अपने प्रोजेक्ट्स का डाटा डालना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने होटल मैनेजमेंट सिस्टम सिलेक्ट किया और आपने इंट्रोडक्शन डाल दिया, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन होना चाहिए, मेन्यू शो होना चाहिए, शेफ जो है वो शो होने चाहिए, ये शो होना चाहिए, सो ऑन, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने डाल दी। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सारी चीजें आपने ऐड कर दी हैं। अब ये वाली जो चीजें हैं, ये जो टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है, उसको, उसमें रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना, जो है रिक्वायरमेंट को लिखना, सादा लफ्जों में आपके पास जो रिक्वायरमेंट आई है अभी तक जो हम कहते हैं उसको एक लिख लेना, स्पेसिफिकेशन कहलाता है। राइटिंग डाउन ऑफ रिक्वायरमेंट इन अ टेम्पलेट, कोई भी टेम्पलेट जो आपकी कंपनी फॉलो कर रही है उसको स्पेसिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने बात की कि एज ए स्टूडेंट आप IEEE का फॉर्मेट यूज करोगे, जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करोगे तब भी, और इवन इस क्लास में भी आप IEEE का SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट आप यूज करोगे। इस टेम्पलेट के अंदर रिक्वायरमेंट, अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को इंसर्ट कर लेना, जो है वो कहलाता है स्पेसिफिकेशन। यहाँ तक हमने रिक्वायरमेंट पहले क्लाइंट से मिले होते हैं, हाउ नाउ की होती है, क्लाइंट फाइनलाइज की होती है, देन हम इलिसिट कर लेते हैं रिक्वायरमेंट किसी भी टेक्निक के थ्रू, देन हम उन्हें एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, डायग्राम डिफरेंट बनाते हैं समझने के लिए, देन हम निगोशिएट कर लेते हैं, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेते हैं, एम्बिग्यूटी निकाल देते हैं, इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं,
जो एक दूसरे के रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें हम ग्रुप कर लेते हैं टुगेदर ताकि ऑर्गेनाइज वे में रहे। ये सारे काम करने के बाद अब हम क्या कर लेते हैं, हम उन्हें एक टेम्पलेट के अंदर ऐड कर लेते हैं, प्रॉपर टेम्पलेट के अंदर। देन हम ये टेम्पलेट लेके जाते हैं क्लाइंट के पास कि वो हमें साइन कर दे कि वेरीफाई हो जाए कि यही वो चीजें चाह रहा है, और सिग्नेचर लेने के बाद एक्चुअल हम इम्प्लीमेंटेशन उसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम, हो गया। एक क्वेश्चन था कि मैम ये जो हम एलेबोरेशंस में डायग्राम बनाते हैं एक्सप्लोर या एक्सपेंड रिक्वायरमेंट्स को करने के लिए, तो उसमें आपने बोला कि एक्टिविटी डायग्राम या यूज केस डायग्राम्स को यूज करते हैं। तो ये जो डायग्राम्स है इनका मतलब मेन पर्पस यही होता है कि हम जो रिक्वायरमेंट है उनको एक्सप्लोर कर सके, या कोई और भी होता है? एक्सप्लोर करने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइंट के पास गए हैं ना, क्लाइंट कहता है कि लॉगिन होना चाहिए सिस्टम में, आप उस वक्त ही आप एज ए रिक्वायरमेंट नहीं, अब आपने पढ़ा हुआ है यूज केस डायग्राम, आप क्या बजाय इसके कि आप एक स्टेटमेंट लिखते हो पूरी, आप क्या करते हो बाहर, आप क्या करते हो, जल्दी से एक सिस्टम बाउंड्री बनाते हो, बाहर एक एक्टर बना देते हो, यूजर जो है ना, इस बंदे ने कहा है लॉगिन होना चाहिए, एक डिब्बा लगा के उसके अंदर लॉगिन लिख देते हो, तो आप उसी जगह पे वो पिक्चर की फॉर्म में भी आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर सकते हो। आपने उसी जगह पे रिक्वायरमेंट को इस फॉर्म में कलेक्ट कर लिया। मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से उसे इम्प्रूव कर रहे होते हो। अंडरस्टैंडिंग यूज केस डायग्राम, जैसे हम एलेबोरेशन की स्टेज जब पढ़ेंगे, हम इन सारी डायग्राम्स के वन बाय वन सेपरेट लेक्चर होंगे हर डायग्राम के ऊपर। जैसे यूज केस एक डायग्राम है, यूज केस डायग्राम जो है वो यूजर का सिस्टम से इंटरेक्शन शो कर रही होती है। अब यूजर जो है वो कोई भी हो सकता है, यूजर जो है सिस्टम के बाहर से होगा, हम सिस्टम की एक बाउंड्री बना देते हैं और यूजर को एज ए एक्टर बना देते हैं। अब वो जो यूजर होता है वो कोई भी हो सकता है, वो कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो कोई मशीन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एलएमएस की एग्जांपल लेते हैं, उसमें यूजर कौन कौन हो सकता है, फैकल्टी, टीचर, मैनेजमेंट, इवन कोई डिवाइस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एलएमएस सिस्टम को इम्प्रूव करना है और अटेंडेंस जो है वो एलएमएस सिस्टम के थ्रू ही सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, तो जो हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका लिंक होगा एलएमएस सिस्टम के साथ। और अगर हम कहते हैं कि जो अटेंडेंस है उसके थ्रू एम्प्लॉयज की सैलरी जनरेट होती है, तो डेफिनेटली अटेंडेंस का लिंक जो है वो उस जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो यहाँ से अटेंडेंस अगर गेट कर रहा है तो अकाउंट डिपार्टमेंट का भी लिंक होगा इस सिस्टम के साथ। तो जो हम एलएमएस सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके एक्टर कौन कौन बनेंगे, क्लाइंट होगा, सॉरी यूजर होगा, यूजर में कौन कौन से हैं, फैकल्टी आपकी एक्टर है जो कि इंटरेक्ट कर रही है सिस्टम के साथ, फैकल्टी कर रही है, स्टूडेंट कर रहा है, मैनेजमेंट कर रही है, और इसके अलावा दो डिपार्टमेंट का, एक बायोमेट्रिक डिवाइस कर रही है और एक डिपार्टमेंट कर रहा है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो कि एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को गेट कर रहा है, और एक बायोमेट्रिक डिवाइस है जो कि इनपुट दे रही है अकाउंट एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को एज ए इनपुट दे रही है। तो बाहर कोई भी मशीन हो सकती है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, कोई और सॉफ्टवेयर से आपको इनपुट आ सकती है या उसको आउटपुट जा सकती है, या आपका कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, तो वो एक्टर कोई भी बंदा हो सकता है। एक्टर का सिस्टम से इंटरेक्शन, एक यूजर ने सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्ट करना है, ये यूज केस डायग्राम बता रही होती है। अब जैसे एक्टिविटी डायग्राम की अगर बात करते हैं तो वो भी उस पर सेपरेट लेक्चर होगा, आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमने यूज केस बना दिया, एक यूज केस मैंने कह दिया कि यूजर का रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यूजर एक बाहर बना के अंदर मैंने यूज केस में बना दिया रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब यूजर जो है वो रजिस्ट्रेशन जो करता है, हो सकता है कि ये प्रोसेस इतना कम्प्लेक्स हो, उसे एज इट इज एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। तो हम जो यूज केस है, एक यूजर जो ऑथेंटिकेशन का यूज केस है उसको एक्सपेंड करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम मजीद उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं कि वो स्टेप वाइज आके बताता है कि ये जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है ये कैसे होना है। पहले यूजर ने पासवर्ड देना है, लॉग इन करने के लिए आईडी देना है, पासवर्ड देना है, अगर इनकरेक्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर करेक्ट होगा तो उस केस में क्या होगा। फिर उसके बाद एक फ्लो चार्ट आप बना लेते हो, जो फ्लो चार्ट बनने के बाद आपको वो बात और ज्यादा क्लियर है। मेनली हम क्लैरिटी लेके आ रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं सिस्टम के अंदर।
हमें क्लियर हो जाए कि अच्छा ये एक्चुअली कोई भी बात आपने कोई भी बात अनएम्बिगियस मैनर में या आपने कोई भी बात ऑब्वियस समझ के हिडन नहीं रख लेनी जिसकी वजह से मिस्टेक आ सकती है। हम चीजों को ट्रांसपेरेंट और क्लियर बना रहे हैं। ठीक है मैम। जहां तक इन 7 स्टेजेस में कोई इशू मैम रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट को रिपीट कर दें, उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो बता दें। बेटा मैंने कहा है कि प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती है, रिक्वायरमेंट की बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स पता चल गई हैं कि अंडरस्टैंडिंग का मसला हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज मैनर में होती है, वेरीफाई करना मुश्किल होता है, चेंज जो होता है वो किसी भी बंदे को आके बता दिया जाता है, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया जाता। और उसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो डेवलपर्स होते हैं उन्हें कोडिंग का इतना शौक होता है वो डायरेक्टली कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अजाइल टीम वाले लोग हैं वो कहते हैं कि क्योंकि इसको बनाना जो बार बार चेंज आना है तो हमें इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग और ये सारा करने की जरूरत नहीं है, हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। और ये सारी रीजंस की वजह से वो प्रॉपर ये प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं करते। ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए समहाउ बेटर हो सकती है, बेटर तो नहीं गुजारा हो सकता है, चल सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है इन सारे प्रॉब्लम का? हमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इनका सोल्यूशन है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था कि हम इंजीनियर्ड और सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को यहाँ यूटिलाइज करते हुए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यहाँ रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए हम सिस्टमेटिक वे में रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं। वो सिस्टमेटिक वे क्या है? वो सिस्टमेटिक वे ये है कि इन 7 स्टेप्स को गुजर के हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं। अब वो 7 स्टेप क्या है? इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलैबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। अब वन बाय वन हम इन स्टेप्स की, मैंने आपको जनरल से बता दिया है क्या होता है, वन बाय वन इनकी डिटेल देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ तक कोई इशू? नो मैम। अच्छा, फर्स्ट स्टेज थी हमारी इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या होता है? रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है बेसिकली कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप कि प्रॉब्लम क्या है, किसको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन की नेचर क्या है, इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो स्टेक होल्डर्स को। जैसे आपने एलएमएस सिस्टम बनाना है या आपने होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, या फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आपने रजिस्ट्रेशन का, हमारा जो सिस्टम है वो अभी तक जो है आपके बैच एडवाइजर आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अगर हम इसे ऑटोमेट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन खुद कर सकता हो, अगर इस प्रोसेस को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उस केस में स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? स्टेक होल्डर होता क्या है? जल्दी से मुझे बता दें। सिग्नल नहीं आ रहे, आवाज नहीं आ मैम रही। जिससे हम डायरेक्टली जो है डील करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्लाइंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन जो है गैदर करनी हो। जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका सॉफ्टवेयर के साथ लिंक होता है। जैसे आपकी जो टीम सारी होती है वो भी आपके स्टेक होल्डर होते हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो भी स्टेक होल्डर है, जिसने यूज करना है वो भी स्टेक होल्डर है, जो बनवा रहा है वो भी स्टेक होल्डर है। यस मैम। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्टेक होल्डर कौन है। इंसेप्शन के स्टेज पे आप स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद आप डिफरेंट व्यू पॉइंट, रिकॉग्नाइज मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अब व्यू पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट लोगों का डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कोर्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एक स्टूडेंट का मैम व्यू सिग्नल पॉइंट है। नहीं सही आ रही, यहाँ पे आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही। लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी बेटा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक स्टूडेंट का व्यू पॉइंट है और एक आपकी जो डिपार्ट उसका व्यू पॉइंट है। जैसे रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल है, एक स्टूडेंट का व्यू पॉइंट है और एक मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट है। स्टूडेंट कहता है कि जो कोर्सेज है उसे रजिस्टर करने देने चाहिए, इवन उसने फी पे ना की हो वो कुछ दिन बाद पे कर देगा। और मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट है कि जब तक फी पे नहीं होगी तो वो रजिस्टर नहीं करने देंगे। अब ये दो डिफरेंट व्यू पॉइंट है, आपने आइडेंटिफाई करना है, कौन से रिकॉग्नाइज करना है, कौन कौन से डिफरेंट व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। क्या आप उन डिफरेंट व्यू पॉइंट के अंदर पहले आपने आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करने हैं कौन कौन से डिफरेंट व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है।
फिर आपने लेटर स्टेजेस में फाइनलाइज करना होता है कि किसके व्यू पॉइंट को आपने एक्सेप्ट करना है। डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसमें मैनेजमेंट जो है वो पेमेंट के बगैर तो नहीं करने देगी, तो पेमेंट करने का उन्हें ये मेथड है कि वो रजिस्ट्रेशन तब तक कोर्स नहीं रजिस्टर हो सकते जब तक पेमेंट नहीं की होगी। कोलैबोरेशन, ब्रेक द आइस। अच्छा, इनिशियल सबसे मेन क्या है, इंसेप्शन की स्टेज पे आपने हाउ ना कौन आपके यूजर स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, कौन से यूजर हैं, किन को आपने आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप ऑफ पीपल को उसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव चुन ले कि किन लोगों से आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है, और आपका बेसिक वर्क क्या है, ब्रेक द आइस एंड इनिशिएट द कम्युनिकेशन। आपने फ्रैंकनेस लेवल थोड़ा बिल्ड करना होता है ताकि आप उनसे रिक्वायरमेंट ले सकें। अच्छा, इस स्टेज पे अभी हम इंसेप्शन की स्टेज पे हैं। इंसेप्शन की स्टेज को 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पे डिवाइड किया गया है। 3 सेट ऑफ क्वेश्चन है। हम ये जो 3 सेट ऑफ ब्रेक द आइस है, ब्रेक जी द जी आइस जो है ये मतलब इस यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, फ्रैंक होने के सेंस में? बेटा अब मैं अगर आपसे रिक्वायरमेंट गेट करने के लिए आती हूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा, जैसे प्रोजेक्ट है, मैं डायरेक्टली आके आपसे पूछना शुरू कर दूं, हाँ जी एक पेज मैंने रखा है, हाँ जी बताइए क्या क्या होना चाहिए। तो आप एक किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी जगह पे एक बिल्ड रैपिड करनी होती है। आपने सबसे पहले रैपिड बिल्ड करनी होती है कि आपने थोड़ी सी उसके साथ एक लेवल बनाना होता है ताकि वो इतना आपके साथ फिजिबल फील करे, इतना कंफर्ट फील करे कि वो आपको बता सके। ओके आपने एक अननोन बंदे के सामने तो दूसरा बोलेगा ही नहीं, आपने उसके साथ थोड़ा सा क्लाइंट के साथ इस तरह से बिहेव करना होता है कि वो आपको अपनी बात समझा सके, बता सके। ठीक है मैम। अच्छा, इंसेप्शन की स्टेज पे ये सारा करने के लिए हम 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है, वो फोकस करता है कस्टमर पे, स्टेक होल्डर्स पे, ओवरऑल गोल पे, बेनिफिट पे। ये 4 चीजें हैं। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो कस्टमर, स्टेक होल्डर्स, ओवरऑल गोल और बेनिफिट पे फोकस कर रहा होता है। कौन से क्वेश्चन? सबसे पहले, हु इज बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर दिस वर्क। अगर मैं आपको प्रोजेक्ट कर देती हूँ, आप अपना अपना प्रोजेक्ट चूज कर ले, आपने अपने प्रोजेक्ट में देखना है कौन किसने रिक्वेस्ट की है। उसका फायदा क्या होगा, जैसे अगर आपका कोई सीईओ अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको पेमेंट में आसानी होगी। अगर आप किसी कंपनी की हायर अथॉरिटी जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं बनवाना चाह रही तो आपको फाइनेंशियल मसले आ सकते हैं, बाद में वो पेमेंट करने में मसले करेंगे। अगर हायर अथॉरिटी जो है वो उस प्रोजेक्ट की फेवर में है तो आपको प्रॉब्लम कम आएंगे एक्चुअल रियल लाइफ में जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे। सबसे पहले हु इज बिहाइंड द रिक्वेस्ट फॉर द वर्क, हु विल चूज द सोल्यूशन। कौन चूज करेगा, एक तो कौन बनवा रहा है, फिर उसके बाद उसने यूज किसने करना है। अगर मैं यहाँ पे एलएमएस सिस्टम की बात करती हूँ तो कौन बनवा रहा है, जैसे आपका डायरेक्टर जो भी कंपनी यूनिवर्सिटी बनवा रही है, उसके बाद कौन उसे यूज करेगा, स्टूडेंट, फैकल्टी, मैनेजमेंट, कौन कौन लोग उसे यूज करेंगे, यूजर, एक्चुअल यूजर कौन है। व्हाट विल बी द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द सक्सेसफुल सॉल्यूशन। अगर जो आप सॉल्यूशन बनाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, कंपनी को उसका क्या फायदा मिलेगा। अगर आप ये चीज डिस्क्राइब कर देते हैं कि कंपनी को क्या फायदा होगा, तो उस केस में अगर कंपनी को उसका कोई फाइनेंशियल फायदा या कोई लॉन्ग टर्म में कोई रेपुटेशन में फायदा होता है तो कंपनी इस फेवर में हो जाती है कि वो सॉफ्टवेयर बनवा ले। हो सकता है कि पहले लोग जो सीईओ था वो इस फेवर में नहीं था सॉफ्टवेयर बनाए, लेकिन आपने कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट उस सॉफ्टवेयर के इस तरह से एक्सप्लेन किए हैं कि वो इस फेवर में हो गया है कि वो सॉफ्टवेयर बनाए। अगर आपने उसके बता दिया है कि ये सॉफ्टवेयर बनाए था, तो फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, बैच एडवाइजर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हो, आप कहते हो कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उस सॉल्व करने से यूनिवर्सिटी को क्या फायदा होगा, यूनिवर्सिटी क्यों बनवाए, क्यों पे करे उसके लिए, उसका फायदा यूनिवर्सिटी को क्या होगा, आप इकोनॉमिक बेनिफिट उसके बताते हो। इज देयर मैम अनदर यूनिवर्सिटी सोर्स? को एलएमएस का क्या फायदा है? बेटा उसी केस में पूछा जा रहा है ना, जैसे अगर एलएमएस आप बना रहे हो, आपका एक प्रॉपर एक होता है स्टैंडर्डाइज करना। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, जैसे हमारे पास एक कॉमन फोरम होना चाहिए, आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है। अब हमारे पास कम्युनिकेशन का सबसे जो मेन वे है जहाँ पे हम असाइनमेंट, क्विज़ेस, ये सारी चीजें करते हैं, वो कौन सा वे है? हमारे पास एक कोई ना कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम आपस में डिस्कस कर सके,
हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपका वो बोर्ड यूज होता है और क्या डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे होते हैं, तो आपके पास कोई भी तो वे होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट क्विज़ेस, हो सकता है कि क्लास में फॉर एग्जांपल इधर क्लासेस में अभी के केस में पॉसिबल ही नहीं है, वैसे क्लासेस में अगर लाइव क्लासेस यहाँ पे हो रही होती तो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ और आप उस दिन एब्सेंट थे और आप बाद में कहते हो कि सीआर ने मुझे बताई नहीं, या वो मुझसे नाराज था, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, तो उस केस में ये सारे मसले तो सॉल्व हो गए। या आपकी असाइनमेंट की डेडलाइन है, आप 4 बजे तक दे के नहीं गए और आप मुझे कहते हो डेडलाइन वाले डे मैं आया था, आप ऑफिस में नहीं थी, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारे इशू तो सॉल्व हो गए। आपने असाइनमेंट वहां पे सबमिट करवानी है तो आप ये इसमें से कुछ भी नहीं कह सकते। इसके अलावा जैसे डेडलाइन वाले दिन 4 बजे तक आपके पास टाइम होता है, यहाँ पे आपके पास 12 बजे तक टाइम हो गया, आप 12 बजे तक असाइनमेंट आराम से सबमिट करवा सकते हैं किसी भी टाइम पे, कोई इशू नहीं है कि मैं अवेलेबल नहीं थी या क्या इशू हो गया या आपके किसी क्लास फेलो ने नहीं बताया, आप तो वहां पे अवेलेबल हो, आपको इन्फॉर्मेशन भी टाइम पे मिल गई, अनाउंसमेंट हो गई, उसके अलावा आप के पास अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम पे करवा दें। मैम वो तो हमें बेनिफिट होगा ना इन सब चीज़ों का, डेवलपर को जिसने डेवलप करवाया एलएमएस उसको तो ना फिर कुछ फायदा हुआ इसका। बेटा उसको जिसने बनाना है एज ए डेवलपर उसको क्या फायदा होगा, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी को आपकी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिलता है, आपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट खुद तो यूज नहीं करना, यूजर ने यूज करना है, आपने प्रोजेक्ट बना के उसकी पेमेंट लेनी है। सही है मैम, आपने जी ठीक है, समझ आ गई है। ठीक है। उसके अलावा इज देयर अनदर सोर्स फॉर द सॉल्यूशन दैट यू नीड, फॉर एग्जांपल आप एलएमएस सिस्टम बना रहे हो या आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हो, क्या इसको इम्प्रूव करने आप स्क्रैच से डेवलप करो, इसकी बजाय कोई बना बनाया है जो आप यूज कर सकते हो जो कि कम रिसोर्सेज में कम टाइम कंज्यूम करते हुए और आप उसको यूटिलाइज कर लो। इस स्टेज तक आपने क्या फाइंड करना है, कौन बनवा रहा है, किसने यूज करना है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, और क्या कोई और ऐसा वे है जहां से आप ये रिक्वायरमेंट ले सको सेम जो आप परफॉर्म कर रहे हो। जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, आप एक वेबसाइट बनवाना चाह रहे हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट दे रहे हो, आपकी इतनी जेनेरिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट जो ऑलरेडी बिल्ड वेबसाइट है मैं उनसे फुलफिल कर सकती हूँ, आप कोई भी उठा के दे दें, आप उसको यूटिलाइज कर दें, बजाय इसके कि आप इतना टाइम कंज्यूम करें, इतनी एफर्ट लगाएं और फिर उसको वो करें। यहाँ तक कोई मसला नहीं है? नो मैम। नेक्स्ट मैंने कहा इंसेप्शन की स्टेज पे हमारे 3 सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो कि जिसमें ये 4 चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो सेट है वो डील कर रहा होता है गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को, और कस्टमर की वॉइस को कि कस्टमर सोल्यूशन के बारे में क्या सोचता है। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तक हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में नहीं आए, इंसेप्शन की स्टेज पे हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में नहीं आएंगे, हम सिर्फ एक तो हाउ नाउ पहले क्लाइंट से स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, कौन बनवा रहा है, कौन चूज करेगा, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द गुड आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय अ सक्सेसफुल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप स्टूडेंट कहते हो स्टूडेंट खुद कर ले, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि एक स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट लेने के लिए मैं गई हूँ, तो मैं स्टूडेंट से कहती हूँ आपके नजदीक अच्छा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होना चाहिए। डेफिनेटली आप प्रॉब्लम फेस करते हो रजिस्ट्रेशन में, तो आप ज्यादा बेटर बता सकते हो, आप जिस भी वे में बताते हो, तो उससे कुछ मुझे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कि आपके नजदीक अच्छे प्रोसेस का क्या मतलब है। यहाँ अगर मैं आउटपुट की सेंस में बात करती हूँ, एक रिपोर्ट जनरेट होनी है, तो मैं आपसे पूछती हूँ आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो कोई रिपोर्ट जनरेट करता है, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके नजदीक अच्छी रिपोर्ट का क्या मतलब है। आपके नजदीक अच्छी रिपोर्ट क्या होती है, आप बताते हो कि उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो 5 सेकंड के अंदर विद इन क्यूरी करने के 5 सेकंड के अंदर अंदर जनरेट हो जानी चाहिए और उसके अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए। तो उससे मैं इंफॉर्मेशन गेट करने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ। व्हाट प्रॉब्लम विल दिस सॉल्यूशन एड्रेस, कौन से प्रॉब्लम एड्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसमें आप कहते हो कि क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं होता, बैच एडवाइजर अवेलेबल नहीं होता, डेडलाइन पे हमें ये मसले आते हैं,
और उसके अलावा उस बैच एडवाइजर की क्लासेस होती हैं, हमें मिल नहीं सकते, हम उस दिन ऑफ होता है, यहाँ 4 बजे तक टाइम होता है, हम अपने यूनिवर्सिटी के प्रोमिसेस मतलब यूनिवर्सिटी की लोकेशन के अंदर अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर जाके एक्सेस नहीं कर सकते। ये सारे इशू मतलब जो भी इश्यूज आप फेस करते हो वो वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यहाँ पे ये सोल्यूशन जो आप बनाएंगे। तो जो पर्टिकुलर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो किन प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है आपका सोल्यूशन। कैन यू शो मी द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच सोल्यूशन विल बी यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें सोल्यूशन यूज होगा, जैसे मैं अगर बात करती हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी में, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जहाँ पे अटेंडेंस जो है वो पहले हो रही है मैनुअल अटेंडेंस हो रही है, मतलब उस पे हो रही है रजिस्टर पे, कॉपी पेंसिल पे हो रही है, आप उसे थंबप्रिंट से बायोमेट्रिक अटेंडेंस करना चाहते हो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने के लिए आपने कर दी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आपने यूनिवर्सिटी में वो लगा दिया। अब उस कंपनी के 1000 एम्प्लॉयज हैं, 9 बजे का टाइम है आने का। अगर वो 9 बजे 1000 के 1000 एम्प्लॉय एट ए टाइम आते हैं, वो आके डिवाइस पे आके थंबप्रिंट लगाते हैं और लाइन में पीछे लगी हुई है इतने बड़े, तो वो जो लास्ट वाला बंदा है वो तो वैसे ही 1 आवर लेट हो जाएगा या 2 आवर लेट हो जाएगा, जो 1000 बंदे थंबप्रिंट लगाते लगाते इतना लेट कर देंगे। तो आपने एक डिवाइस लगाई है, यहाँ पे अगर आप आके वो एनवायरनमेंट देखते, वहां पे एम्प्लॉय कितने हैं आपने देखे, उसकी जगह पे आपने अगर 5 डिफरेंट प्लेसेस पे आपने वो डिवाइस लगाई हुई है, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है 5 डिफरेंट प्लेसेस पे लगाई हुई है और उसको सिंक्रोनाइज किया हुआ है, सबकी इनपुट आ रही है एट ए टाइम, तो ये वाला मसला सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हो कि एक्चुअल में आपका सोल्यूशन जिस जगह पे डिप्लॉय होना है उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो एनवायरनमेंट जहां पे डिप्लॉय होना है वो एनवायरनमेंट को आप अंडरस्टैंड करते हो। यहाँ पे जैसे अगर आपने देखा आपके 1000 डिप्लॉय है तो आप उस पे 5 डिफरेंट जगह पे बायोमेट्रिक डिवाइस लगा देते हो ताकि वो एट ए टाइम उसका डाटा इन हो जाए। Will special performance issue or constraint affect the way the solution is approached? क्या कोई स्पेशल इशू परफॉर्मेंस इशू या कंस्ट्रेंट हैं, कोई कंस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल कोई लॉ, गवर्नमेंट ने कोई लॉज बनाए हुए हैं कि इस तरह की ट्रांजैक्शन करने पे इतना टैक्स लगेगा, इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वो कोई इश्यूज हैं तो वो आपने फाइनलाइज करने होते हैं। फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कि डील करता है अफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी पे। आपने टोटल जो कम्युनिकेशन की है, इंसेप्शन की स्टेज पे हम कम्युनिकेशन सिर्फ कर रहे हैं, हम हाउ नाउ कर रहे हैं, क्लाइंट फाइंड आउट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रॉब्लम को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, हम प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन नहीं कर रहे। आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्टिविटी की जहां तक जितना काम किया उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है। आर यू द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, आर योर आंसर ऑफिशियल। आप ये बताए फॉर एग्जांपल क्लाइंट की साइट पे जाते हो, वहां किसी बंदे से पूछते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उससे पूछते हो कि क्या आपके जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सीआर आपका क्लास का मेरे पास आता है, मैं कहती हूँ क्या आपके जो वर्ड्स हैं वो ऑफिशियल, सीआर आके कहता है कि हमने ये आज क्लास नहीं लेनी, फॉर एग्जांपल हमने आज का क्विज नहीं देना, क्विज कैंसिल करना है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी बात वो आके मुझे कह रहा है, तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या आप राइट पर्सन हो, क्या आप ऑफिशियल बंदे हो, क्या आपकी बात जो है वो सारी सबकी बात है। तो यहाँ पे आप पूछ रहे हो जिस बंदे से आप रिक्वायरमेंट गेट कर रहे हो, आप जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि क्या ये ऑफिशियल बंदा है। हो सकता है कि आप एचआर का प्रोसेस जो है, जैसे ओआरजी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हो, आप ओआरजी वाले बंदे से जाके इंफॉर्मेशन गेट करो, बजाय इसकी ओआरजी से गेट करने के आप किसी और पर्सन से जाके इंफॉर्मेशन गेट करते हो। आप ने मिर्जा अबू बकर से जाके मिलना है और आपने उससे इंफॉर्मेशन गेट करनी है, वो उसका राइट पर्सन है, ऑफिशियल बंदा है ओआरजी में। अगर आप उसकी बजाय किसी और बंदे से रिक्वायरमेंट गेट कर लेते हो, वो आपको इधर उधर की प्रोसेस की, वो ऑफिशियल नहीं है, वो बंदा राइट पर्सन नहीं है उसके लिए, मुझे उस फील्ड का नहीं पता होगा, आप उसकी जगह मेरे से आके इंफॉर्मेशन गेट करते हो, तो मैं ऑफिशियल नहीं हूँ, मेरे वर्ड उस बात के लिए ऑफिशियल नहीं होंगे जितने वर्ड उसके मिर्जा अबू बकर के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए ऑफिशियल होंगे, क्योंकि मैं उसमें इतनी डिटेल नहीं जानती। Are my question relevant to the problem that you have? क्वेश्चन रेलिवेंट है जो आप पूछ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, कैन एनीवन, क्या जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पूछी है इसके अलावा कोई और चीज आप खुद से ऐड करना चाहते हैं। हो सकता है कि मैंने जो प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हुए मैंने डिफरेंट, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है बनने के लिए तो आप डेफिनेटली उसकी हाउ नाउ गेट करके फिर ही क्लाइंट के पास जाते हो,
तो क्या जो चीजें आपने पूछी हैं इसके अलावा कोई आप एडिशनल चीज बताना चाहते हैं, खुद से ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारी इंसेप्शन स्टेज। क्या क्या हुआ इंसेप्शन की स्टेज पे? हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को दे रहे होते हैं। मेनली हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनके साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे होते हैं। उसमें 3 सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो कस्टमर पे, स्टेक होल्डर्स पे और गोल पे फोकस करता है। कौन बनवा रहा है, किसने यूज करना है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे, और क्या ये वाला सोल्यूशन किसी और तरह से गेट किया जा सकता है। सेकंड क्या करता है कि फाइंड आउट करता है कि क्लाइंट के पर्सपेक्टिव में एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, कौन से प्रॉब्लम को ये सोल्यूशन एड्रेस करेगा, और बिजनेस एनवायरनमेंट किस जगह पे ये सोल्यूशन यूज होना है, और कोई और कंस्ट्रेंट है जो इसको अफेक्ट कर सके। और फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप क्लाइंट से पूछते हो कि क्या आप ऑफिशियल बंदे हो, और उसके अलावा क्या ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं और से मिल सकती है। ये भी हो सकता है आप उससे पूछो, फॉर एग्जांपल आप मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हो, मुझसे पूछते हो, मैं कहती हूँ कि मुझे इतना पता है, लेकिन आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जाकर मिर्जा अबू बकर से ले सकते हैं। तो उस केस में आप उस बंदे से जाके इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। या आप पूछते हो कि क्या आप कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, तो वो ऐड कर दो। यहाँ तक हमारी इंसेप्शन स्टेज फाइनलाइज हो गई है। इसके बाद हम करेंगे रिसिटेशन स्टेज। यहाँ तक कोई इशू है? नो नो मैम। कोई मसला नहीं है, सबको क्लियर हो गया है? यस यस मैम। अच्छा, रिसिटेशन क्या होता है? रिसिटेशन का मतलब क्या होता है? मैम निकलवाना, मतलब कि उसके वो जो बनवाना चाह रहा हो वो रिक्वायरमेंट आप उसके माइंड में से निकलवाना होता अच्छा, है। एलिसिटेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं डिफिकल्ट होती हैं। डिफिकल्ट क्यों होती हैं? प्रॉब्लम ऑफ स्कोप, प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी। स्कोप क्या चीज होती है? किसी चीज पर फोकस करना। स्कोप कोई बता सकता है क्या होता है? मैम स्कोप शायद बेनिफिट। बेनिफिट नहीं, स्कोप किस सेंस में आता है सॉफ्टवेयर में? जैसे अगर आप ऑटोमेट करने लगे हो, आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑटोमेट करना है, तो रजिस्ट्रेशन के अलावा इसके साथ और बहुत सी चीजें अटैच होती हैं। जैसे स्टूडेंट का एग्जाम का सिस्टम अटैच है, एनरोलमेंट का सिस्टम है, कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम उसके साथ लिंक है। आप कहते हो आप एक पर्टिकुलर चीज को, एक मॉड्यूल को लेके चले हो, आपने कहा है कि ये काम मैंने करना है, तो वो जो पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है, जो इतना सा हिस्सा, जैसे ये एक ब्रॉडर है, ये पूरा यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, उसके अंदर से आपने एक पूरा सिस्टम है जिसको ORG डील कर रहा है, ये डिपार्टमेंट डील कर रहा है। आप उसमें से सिर्फ रजिस्ट्रेशन के एक छोटे से पोर्शन को लेकर चले हो। आपने कहा है कि मैंने इसको ऑटोमेट करना है, स्टेप वाइज काम आगे चलता है ना। आपने कहा है कि मेरे स्कोप के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, मैं इसको कंप्यूटराइज करूंगा। इसके अलावा इसमें जो लिंक चीजें हैं, जो इनका बाकी सारी चीजों का, वो हमारे एक्टर बन जाएंगे, वो बाहर से इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे सिस्टम के साथ। मेरे सिस्टम के अंदर क्या है, मैंने बाउंड्री डिफाइन कर दी है कि ये रिक्वायरमेंट्स जो है मैंने ये इंप्लीमेंट करनी है, ये मेरे स्कोप का पार्ट है, और बाकी सारी चीजें मेरे स्कोप से बाहर है, मेरी बाउंड्री से बाहर है, वो सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट करेंगी। अगर वो मैनुअली चल रही है तो मैनुअली उसको फीडबैक मिल जाएगा, अगर वो ऑटोमेटिक है तो वो ठीक है, ऑटोमेटिक पहले से चल रही है। स्कोप क्या है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स थी और मैं इन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करूंगा। फिर बाद में ये नहीं कोई कह सकता, फॉर एग्जांपल अगर आपने बायोमेट्रिक डिवाइस अटेंडेंस वाला काम नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल LMS सिस्टम है, स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है आपने प्रूव किया है, और स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है मैनुअल पेपर पे ली जा रही है, तो आपके स्कोप में जब आपने डिफाइन किया था, पहले आपने देखना होता है कि कौन सी चीजें आपके स्कोप के अंदर शामिल है, कौन सी चीजें नहीं शामिल। आप एक्सप्लिसिटली ये मेंशन कर देते हो कि ये हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट है, इतना काम हम करेंगे, और ये वो चीजें हैं जो हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारे स्कोप से बाहर है। Problem of scope in identifying the boundaries of the system are specifying too much technical detail rather than overall system objective. क्या मसला आता है कि सबसे पहले स्टार्ट में डिफाइन करता आप बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में चले जाते हो, और बजाय इसके कि आप बाउंड्री डिफाइन करो कि ये मेरे सिस्टम का पार्ट है और ये मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है।
स्कोप डिफाइन करने में मसला होता है स्टूडेंट को। जैसे अभी आपको स्कोप का पता नहीं है, स्कोप है क्या। मैं आपको सबसे पहले, ये मेरा टोटल ओवरऑल सिस्टम है, इसके अंदर ये मेरे सब पार्ट्स हैं और मैं इसके अंदर से ORG में से एक छोटा सा मॉड्यूल लेके जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है उसको लेके चल रहा हूँ। तो ये मेरा स्कोप है। इसके अलावा जो बाकी हैं वो मेरी बाउंड्री से बाहर है, मैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो आपसे जो क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में सेम वो जैसे मिसकम्युनिकेशन होती है, मिस इंटरप्रिटेशन होती है, एम्बिग्यूटी ऐड हो जाती है, लैंग्वेज जो होती है, एक बंदा एक मीनिंग लेता है, दूसरा बंदा उससे कोई और मीनिंग ले लेता है। what is wanted and what the problem domain is and what the computing environment can handle। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्लाइंट क्या मांग रहा है, क्या आप कर सकते हैं, करंट टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो जाता है, आपन बहुत सी चीजें ऐसी होती है क्लाइंट साइड पे भी होती हैं और आपकी साइड पे भी होती है कि आप बहुत सी चीजों को इस तरह से ओमिट कर देते हो कि आप समझते हो, आप ऑब्वियस समझ के उसे छोड़ देते हो। प्रॉब्लम्स ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? वोलेटाइल मीनिंग पता है? चेंज हो जाना, कांस्टेंट नहीं रहना, स्टैटिक नहीं रहना, चेंज हो जाना। तो वोलेटिलिटी की वजह से भी इलिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इलिसिट करना मुश्किल होता है। वोलेटिलिटी की वजह से रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होती जाती है। रिक्वायरमेंट इलिसिट, एक दफा आपने इलिसिट की फिर चेंज हो गई, फिर उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट इलिसिट की फिर चेंज हो रही। रिक्वायरमेंट वोलेटिलिटी, रिक्वायरमेंट ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर काफी रिसर्च पेपर्स भी होते हैं और आपके बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च चल रही होती है। रिक्वायरमेंट वोलेटिलिटी, वोलेटाइल रिक्वायरमेंट होती हैं। आप बार बार ये वर्ड्स सुनते रहेंगे, इसलिए अपने माइंड में अच्छे से कॉन्सेप्ट बना ले। रिक्वायरमेंट वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होती हैं, बार बार चेंज आता रहता है। तो रिक्वायरमेंट इलिसिट करना मुश्किल काम होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्कोप। कि स्कोप आप आइडेंटिफाई नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एम्बिग्यूटी होती है, कंट्राडिक्शन होती है, ये सारी रीजन की वजह से। और समटाइम्स क्या होती हैं, आप कुछ चीजों को ऑब्वियस समझ के ओमिट कर देते हो। तो किसी भी चीज को आपने ऑब्वियस, ना तो क्लाइंट की साइड पे ना आपकी साइड पे ऑब्वियस समझ के छोड़ नहीं देना। और वोलेटिलिटी की वजह से कि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इलिसिटेशन करने की, रिक्वायरमेंट को इलिसिट करने की बहुत सी टेक्निक होती हैं। जैसे अभी आज के लेक्चर में थोड़ी देर पहले मैंने एथनोग्राफी एक टेक्निक का नाम लिया था, जिसमें के बजाय इसके आपके यूजर को आके ऑब्जर्व किया जाए, यूजर के एनवायरनमेंट के अंदर आप यूजर का पार्ट बन जाते हो और उससे रिक्वायरमेंट इलिसिट करते हो, फिर वो एक्चुअल नीड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से यहाँ पे दो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। ये रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की दो टेक्निक है जिनको हम आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैम ये कोलैबोरेशन और इलैबोरेशन में क्या फर्क हुआ फिर? क्या मैम कोलैबोरेशन और इलैबोरेशन बेटा, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो कोलैबोरेट क्या है कि आप इकट्ठे, जैसे मैं आपको एक टास्क पे काम करने के लिए दे देती हूँ, आपको सबको मैंने यहाँ क्लास में बिठाया हुआ है और एट ए टाइम आप उसमें इनपुट दे रहे हो, आप अपने अपने आइडियाज दे रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिवली आप काम कर रहे हो। और जो एलेबोरेशन आपको एक स्टेज है इसके बाद आएगी, उस पे हम उस चीज को जो रिक्वायर, मेरे पास एक चीज है, एक मैंने आपको असाइनमेंट दे दी है, आप अपना आप सर्च करते हो जाके, आप अपने माइंड से एक्सप्लोर करते हो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई करते हो, उसका सोल्यूशन। तो ये आप अपने माइंड से जो एलेबोरेशन उस पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को, वो आप एलेबोरेट कर रहे हो। जैसे एलेबोरेशन की स्टेज पे आप डिफरेंट टाइप की डायग्रामिंग टेक्निक्स देते हो कि उस चीज को समझने के लिए आप कौन कौन सी डायग्राम्स बना रहे होते हो। यहाँ पे अभी हम इलिसिटेशन की स्टेज पे हैं, जो कि हम रिक्वायरमेंट इलिसिट कर रहे हैं, क्लाइंट के से फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। अब जब रिक्वायरमेंट इलिसिट कर लेंगे क्लाइंट से, क्लाइंट स्टोरीज की फॉर्म में बताता है या जैसे भी बनाता है, जो आप डायग्राम की फॉर्म में लिखते हो, किसी भी वे में लिख के ले जाते हो,
उसके बाद आपके एंड पे जो एलेबोरेशन होती है वो टोटली एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपके एंड पे होती है, उसमें क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हो। मैम काफ़ी है आज के लिए इतना। मैम अटेंडेंस लगा दें। आपने माइक ऑफ करना है। ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस हो गई, आप जा सकते हैं। मैम पॉसिबल है कि एक क्लास मैम सर यूनी के अंदर हो जाए, ऑन कैंपस हो जाए? बेटा उसमें मैं नहीं डील कर सकती, आप ये इस तरह से कर सकती हो कि आप जैसे क्लास यहाँ पे लेते हो, हाफ स्टूडेंट यहाँ पे आके, जैसे एक क्लास में जो इवन रोल नंबर वाले हैं वो स्टूडेंट यहाँ आके ले लिया करें, और एक क्लास में 8 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे आके ले लिया करें। जो इवन रजिस्ट्रेशन नंबर है जिनके, वो एक दफा आके ले लिया करें, और एक क्लास में जो 8 वाले हैं बच्चे वो आ जाएं। वो आप डिसाइड कर लें आपस में, अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं इसको फुलफिल कर दूंगी। बाकी अगर जो पूरी क्लास एट ए टाइम है वो आई थिंक पॉसिबल नहीं है इस सिचुएशन में। और ये मैम हमें सब मतलब आता है, मेरी वजह से नहीं होता, ये हमें इसी तरह से भी। बेटा आपका नाम क्या है? ताहा, ठीक है। मैम ठीक है सबकी बेटा, आप जा अटेंडेंस सकते होगी है। हैं। जी जी बेटा, आपकी भी हो गई, आप जा सकते हैं। अगर ओके कोई मैम, क्वेश्चन अल्लाह है तो वो हाफिज। पूछ लें, और इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैम पूछ एक लीजिए। क्वेश्चन था। रिकॉर्डिंग जी अपलोड हो जी जाएगी इसकी? बेटा, मैं देखती हूँ रिकॉर्डिंग, अगर अवेलेबल है तो ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था कि जी जी सॉफ्टवेयर पूछ। इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है? बेटा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर फेज होती है। जैसे आज हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है वो एक ब्रॉडर है। जैसे आपने प्रोसेस पढ़ा है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, डिप्लॉयमेंट, सारा कुछ। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक फेज है, एक छोटी फेज है। जो आप अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे आप एक टॉपिक जैसे सब टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो एक कंप्लीट कोर्स होता है जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के नाम से होता है। आदिल, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। मैम ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी? एक्सक्यूज मी मैम, जी जी
मैम वो पूछना था, जैसे फर्ज करें आप पेपर में पूछी हैं ये स्क्रम के बारे में या एजाइल के बारे में, अब ये जितना भी स्लाइड के ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन है यही करना है हमने तैयार? बेटा स्लाइड्स में बार बार बताती हूँ, मैं पेपर में ऐसे पूछूंगी नहीं, पेपर में मैं सिनेरियो फॉर्म में पूछूंगी या कैसे पूछूंगी, आपको रट्टा लगाने की या इस तरह करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। क्लास के लेक्चर को अच्छे से सुना करें, उसके बाद जो आपके पास उसको नोट्स बना लें। बहुत सी चीजें ऐसे लेक्चर में बताई जाती हैं वो एज इट इज नहीं होती, इवन साइड्स पे भी नहीं होंगी, नोट्स में भी नहीं होंगी। जो भी आपको जो स्लाइड्स मिल जाती हैं वो एक्चुअल में स्लाइड्स टीचर के लिए होती हैं। स्लाइड्स को पढ़े, सबसे पहले आप नोट डाउन करें सारी चीजें जो लेक्चर में बताई जाती है, उसके बाद स्लाइड्स पढ़े। उसके अलावा जहां जहां बुक में ये चीजें हैं थोड़ा सा कोशिश करें वहां से रीड आउट करें। आपके नॉलेज इंक्रीज होता है, बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है डेफिनेटली। अगर आप दूसरे स्टूडेंट से, अगर आप सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो फिर एनफ है। अगर आप दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंशिएट होना चाहते हैं तो फिर आपको बुक रीडिंग की जरूरत है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरी अटेंडेंस मिस हो गई है, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। मैम मेरी अटेंडेंस हुई है। अब्दुल्ला पार्ट साहब मेरी अटेंडेंस मैम मोहम्मद अब्दुल्ला 008 DSSC। ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैम वो इंटरनेट मैम डिस्कनेक्ट हो गया। आदिल इकबाल की भी होगी मैम, मेरा भी डिस्कनेक्ट। ठीक है बेटा, हो गई। मैम हो गई है ना 008 की? जी जी ओके मैम, हम जा सकते हैं? जी, आप जा सकते हैं।